सत्ता के सिद्धांत और सत्ता के आधार। आज जो है हम पढ़ेंगे सत्ता के रूप। सत्ता क्या होती है, मैं कल आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह बता चुकी हूँ। सत्ता के आधार में हमने पढ़ा था विश्वास होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए और लोकहित होना चाहिए, साथ ही साथ दबाव भी होना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम सत्ता के रूप पढ़ेंगे। सत्ता के रूप जो है वह 3 बताए गए। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता और तीसरा है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। परंपरागत सत्ता के अंतर्गत क्या होता है? सत्ता का आधार जो है वह परंपरा या इतिहास होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो पुराने समय से चला आ रहा है, नाम से ही पता पड़ रहा है परंपरा। परंपरा यानी पुराने समय से जो बात चली आ रही है उसी के आधार पर सत्ता का प्रयोग करना। इसके अंतर्गत सत्ता के अंतर्गत व्यक्ति वंश या परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे कि किसी के दादा राजा थे, उसके बाद उसके पिताजी राजा बने, उसके बाद उसका बेटा राजा बना और उसके बाद उसका बेटा। वंशानुगत क्रम के अंतर्गत जो सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह परंपरागत सत्ता कहलाती है। इसका जो आधार होता है वो क्या होता है? वंश, वंशानुक्रम के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। पर इसके अंतर्गत एक कमी देखी जाती है, इसमें बुद्धिमत्ता का अभाव देखा जाता है। अब हर व्यक्ति की बुद्धि तो इतनी उचित नहीं होती है कि वह अपनी सही बुद्धि का यूज करके सत्ता का प्रयोग कर सके। कई बार अच्छी सत्ता का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अच्छी बुद्धिमत्ता होने के कारण अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के अंदर बुद्धि का अभाव होता है तो वह सत्ता को उसके अनुरूप अच्छे प्रकार से नहीं चला सकता। तो इसमें कहने का अभिप्राय यही है कि इस सत्ता के अंतर्गत, परंपरागत सत्ता के अंतर्गत बुद्धिमत्ता का अभाव दिखाई देता है, जो कि सही है। दूसरा है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह करिश्माई होता है, चमत्कारी होता है, जिसकी बातों से लोग जल्दी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उसके बारे में विचार जो है उनके अलग से हो जाते हैं और जो इस सत्ता का प्रयोग कर रहा है वह दूसरे व्यक्ति उसके शब्दों से प्रभावित होकर अपना सब कुछ दे देते हैं। देने से मतलब यानी कि उससे प्रभावित होकर अपना बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें व्यक्ति के गुणों व चमत्कारों पर आधारित करिश्माई सत्ता जो है व्यक्ति के गुण और चमत्कारों पर आधारित बताई है। इसमें उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक योजनाएं बनाता हूँ, तो उसके लिए दूसरे जो व्यक्ति हैं वह त्याग करने को तैयार रहते हैं। त्याग से तात्पर्य है वह अपना समय दे सकते हैं, कई पूंजीपति हैं तो उसमें पूंजी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत उस जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावित रहा है। आप लोग जानते हैं जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन से प्रभावित होकर जनता, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इसी का नतीजा है कि आज हम आज़ादी की दुनिया में जी रहे हैं, आज़ादी में सांस ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री के महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आज हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी का एक उदाहरण के रूप में सामने आ रहे हैं। उनका भी व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है, वह लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, तो वह भी किसी करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो बताया गया है वह है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। कानूनी सत्ता इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत तर्क की बात की जाए, इसके अंतर्गत सही बात पर बल दिया जाए। तो तीसरी जो सत्ता है वह है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। इसके अंतर्गत इसका जो आधार है, इसका आधार क्या होता है? पद। पद से तात्पर्य है व्यक्ति किस पद पर बैठा है, पद के आधार पर वो अपना कार्य करता है। जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, तो वह प्रधानमंत्री के पद के अनुसार अपना कार्य करेंगे, जो कानूनी रूप से सही भी है। कानूनन व्यक्ति को जो पद दिया जाता है उसके आधार पर सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक की सत्ता, अब क्लास के अंदर अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसके अंतर्गत ये सत्ता है कि वह कानूनी सत्ता है कि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, गलत कार्य करने पर उसे दंड भी दे सके। कलेक्टर की सत्ता है, हर जिले में अलग अलग कलेक्टर होता है और कलेक्टर के आदेशानुसार जिले का सारा कार्य होता है। अगर कलेक्टर ने कह दिया कि ये कार्य ऐसे नहीं होना चाहिए, तो कोई भी कार्य उसके आदेश के पालना अनुसार ही होता है, बिना उसके आदेश के अनुसार नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत कानून जो पद दिया गया है उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। उसी का एक आधार है प्रधानमंत्री की सत्ता। जैसे भी आपको बताया, प्रधानमंत्री अपने आप में एक बड़ा पद है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति जो कार्य करता है वह कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, सही प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, उसमें कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये था इसका कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो इस प्रकार से सत्ता के 3 रूप हमने पढ़े। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है करिश्माई सत्ता और तीसरा है कानूनी तर्कसंगत सत्ता। ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि सत्ता के रूप बताइए, तो 2 नंबर या 3 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आरपीएससी बोर्ड के अंतर्गत ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी 2 नंबर पे या फिर 3 नंबर पे। अगर इसके सीधे से रूप पूछे जाते हैं तो हमको सिर्फ इनके नाम लिखने होते हैं। अदरवाइज अगर बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तो हमें इसको पूर्ण रूप से डिस्क्राइब करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैधता का अर्थ। वैधता क्या होती है? लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है और उसका अर्थ है, लैटिन भाषा का शब्द जो है लेजिटिमस शब्द से हुई है। वैधता जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है लॉफुल यानी वैधानिक होता है। लॉफुल कानूनी या वैध, लॉफुल यानी कि
वस्तु ने संवैधानिक शासन के द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध किया है। शासन की जो वैधता है शासक द्वारा की जाती है और उसकी वैधता को सिद्ध किया है इसके आधार पर, संवैधानिक शासन के आधार पर। इसी के अंतर्गत और भी बहुत से विद्वान हुए, जिसमें हॉब्स और रूसो 3 विद्वान हैं। इन्होंने देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बताया है। ये मानते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो किसी देवी से नहीं हुई है, देवीय आधार नहीं बताया है। उत्पत्ति का, राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वह देवीय उत्पत्ति न बताकर उसके स्थान पर लोगों की सहमति बताया है कि जितने ज्यादा लोग किसी बात से सहमत होते हैं वह उस प्रकार से लागू हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार बताया है। ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हुए और उन्होंने वैधता को राज्य का आधार बताया। इसके अंतर्गत मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। मतदान के आधार पर वैधता को प्राप्त किया जाना कैसे कि ज्यादा से ज्यादा हम वोट डलवा कर, मतदान का प्रयोग कर, जनमत, जनता को इकट्ठा करके, संचार के साधन कौन से होते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट मोबाइल है, टेलीविजन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज है, तो इनके माध्यम से ये सब क्या है, ये सब वैधता के साधन हैं। तो ये सब साधनों के द्वारा वे साधन हैं जिनके द्वारा वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि वोट अगर हम दे रहे हैं तो हम अपनी सोच समझ के अनुसार किसी व्यक्ति को चुनेंगे, और क्यों चुनेंगे, वो वैध होगा, जब भी चुनेंगे सही होगा, सुचारू रूप से जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा होगा, तभी हम उस व्यक्ति को चुनेंगे। तो ये सब क्या है, ये साधन है जो वैधता को प्राप्त किया जा सकता है, वैधता को जाना जा सकता है जिनके माध्यम से कि सही है कि नहीं। इसी के अंतर्गत एक दूसरे विद्वान हुए जिनका नाम है ग्रीन। ग्रीन ने कहा इच्छा न कि बल राज्य का आधार है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया इच्छा राज्य पर शासन करने का जो आधार है वो क्या बताया है, इच्छा बताया है कि व्यक्ति की इच्छा होती है न कि बल। अगर राज्य का आधार जो है वह क्या बताया है, इच्छा बताई है, न कि बल। वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की एक कड़ी है। हमारा लेसन है वह है शक्ति, सत्ता और वैधता। तो शक्ति और सत्ता इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, वैधता। किसी भी हम शक्ति का उपयोग करते हैं सत्ता के रूप में तो वो वैध होनी चाहिए। जैसे पुलिस द्वारा किसी को दंडित करना, शारीरिक रूप से दंडित करना, तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग कब करता है, जब उसके पास सत्ता होती है कानूनी रूप से, और वह कैसी होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, उसके अंदर वैधता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। सरकार द्वारा चयनित वह व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी मुजरिम के ऊपर अपने बल का प्रयोग कर सकता है, अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वैधता जो है वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी कही जाती है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के घेरे में शासन कर सकता है। अब कोई भी व्यक्ति है, जबरदस्ती हमारी बातें उससे मनमानी है, तो हम उसके किसके आधार पर मनवा सकते हैं, शक्ति के आधार पर। व्यक्ति के को बाहरी रूप से तो नियंत्रित किया जा सकता है, हम अपनी शक्ति का उपयोग कर किसी दूसरे व्यक्तियों को क्या करा सकते हैं, जबरदस्ती हम उसको मनवा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन वैधता के आधार पर वह लोगों के घेरे में शासन करता है।
शक्ति के आधार पर जबरदस्ती कार्य करता है, जबकि वैधता के आधार पर वह लोगों के हृदय में शासन करता है। राजनीतिक व्यवस्था में वैधता को बनाए रखने का प्रयत्न करने होते हैं। जब हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में वैधता को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कई प्रयत्न किए जाते हैं, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वह समय समय पर समयानुसार परिवर्तित होती रहती है। वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना नहीं पाती है, कि उन्हीं के अनुरूप बनाने में उसको मुश्किल होती है और तब उसकी वैधता प्रभावित होती है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बनाने में अक्षम होती है, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था में क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपने आप को लोकतांत्रिक तत्वों के अनुरूप बल दिया गया है, उसकी वैधता बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए वहां क्रांति की स्थिति बन जाए। इस प्रकार की वैधता का प्रयोग नहीं करना है कि समाज के अंतर्गत एक क्रांति, एक आंदोलन का रूप धारण कर ले। इसी के अनुसार इस तरह नवीन व्यवस्थाओं में कई बार परंपरागत संस्था एवं समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में यह पूरी ताकत के रूप में नवीन व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं। ऐसे तो अगर हम कहें शक्ति, सत्ता और वैधता, ये क्या है कि अवधारणाएं जो है, शक्ति, सत्ता और वैधता की जो अवधारणा है वो आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन आता है, शक्ति, सत्ता और वैधता की अवधारणा को समझाइए। तो इसके अंतर्गत बात कही गई है कि ये तीनों, शक्ति, सत्ता और वैधता, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होगी तो समाज में वह सुख शांति की स्थापना नहीं कर पाएगा, न्याय की स्थापना नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो है शक्ति के बल पर ही अपना कार्य करवाते हैं। कई लोग जो हैं, कई लोगों के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण लोग कार्य कर देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके इतने चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं होता है, तो वह शक्ति के माध्यम से अपना कार्य करवाते हैं। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज्यादा प्रभावित जब होती है जहां वह केवल बल प्रयोग का रूप नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जुड़कर सत्ता का रूप धारण कर लेती है। शक्ति की सबसे ज्यादा वैधता कब होती है? जब वह सत्ता के साथ जुड़ती है तब नहीं होती, बल्कि शक्ति की सबसे ज्यादा सुचारू रूप से कार्य करने की जो क्षमता है वह कब आगे बढ़ती है? जब शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तब इनकी एक प्रकार से व्यवस्था जो है वो क्या हो जाती है? प्रभावशाली सिद्ध हो जाती है। समाज के अंदर, समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए वैधता और शक्ति एक दूसरे के क्या है भाई? पूरक हैं। पूरक होने की भूमिका का निर्वहन करते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे की पूरक, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड। अगर शक्ति नहीं है तो वैधता सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगी, वैधता नहीं है तो शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगी। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता अपने माध्यम से ढकी हुई तलवार है, जो जरूरत पड़ने पर बाहर निकल जाती है। शासक की शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है और वह अधिकार बन जाती है, क्योंकि सत्ता में वैधता जुड़ी होती है, इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन कराना उनका कर्तव्य बन जाता है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आधारित हैं।
बिना शक्ति के सत्ता का भी कोई मतलब नहीं है और बिना सत्ता के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों जब साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो समाज में एक शांतिपूर्ण और न्याय व्यवस्था को लागू करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो आपका ये चैप्टर था शक्ति, सत्ता और वैधता। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु आप थोड़ा देखिए और क्वेश्चन आंसर देखिए। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय अवधारणा क्या है? शक्ति जो है राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा। केंद्रीय अवधारणा छात्र बीच का मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है। अगर शक्ति नहीं है तो राजनीति विज्ञान के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं घूम सकता। फिर है शक्ति के विविध रूप हम पढ़ चुके हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विचारात्मक। 3 प्रकार की शक्ति बताई थी, राजनीतिक, आर्थिक और विचारात्मक। ये थे शक्ति के रूप। फिर है शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना में हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, जिसके अंतर्गत पहला था वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, तीसरा था नारीवादी सिद्धांत और चौथा था बहुल्यवादी सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा था सत्ता के आधार। सत्ता के 4 आधार बताए थे, विश्वास, एकरूपता, जनमत और दबाव। जनमत कहें या लोकहित कहें एक ही बात है। तो विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव, ये क्या थे भाई? सत्ता के 4 आधार थे। वही अभी हमने सत्ता के 3 रूप पढ़े थे, जिसके अंतर्गत परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तीसरी थी कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। और वैधता, वैधता जो है वह शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी कही जाती है। ये थे आपके महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप क्वेश्चन आंसर देखिए, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कौन, कब, क्या, कैसे करता है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले जब हमने लेसन शुरू किया था तो मैंने बताया था कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है लॉसवेल। कौन है? लॉसवेल। दूसरा क्वेश्चन है शक्ति दूसरे के आचार को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। क्या कहा है उसने? शक्ति जो है वो दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यह कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया था ऑर्गेन्स्की ने। किसने दिया था? ऑर्गेन्स्की ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन कराने की शक्ति है। सत्ता क्या है? आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? हेनरी पेयोल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा का शब्द जो है लेजिटिमस। लेजिटिमस की जो अर्थ होता है वह क्या है? लेजिटिमस का अर्थ हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है? वैधानिक, लॉफुल या फिर वैधानिक। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है वैधानिक या फिर लॉफुल। फिर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा है। वो कौन सी है? वह है लेवियाथन। टॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है लेवियाथन। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है? इसके अंदर पूछ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना है? तो कैटलिन ने माना है। किसने माना है? कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का आधार माना है। तीसरा क्वेश्चन है शक्ति के कोई 2 रूप बताइए। अभी हमने शक्ति के कितने रूप पढ़े थे? 3 रूप पढ़े थे, जिसमें से 2 पूछे हैं तो 2 लिख सकते हैं हम, राजनीतिक रूप, आर्थिक रूप और विचारात्मक रूप। इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की उत्पत्ति व पालन के 2 लोकप्रिय आधार बताइए। अभी आपको बताया था सत्ता के जो आधार हैं, लोकप्रिय आधार कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है विश्वास, दूसरा है एकरूपता, तीसरा है लोकमत और चौथा है दबाव। इसमें 2 पूछे हैं तो इस चारों में से आप कोई 2 लिख सकते हैं। फिर है वैधता प्राप्ति के साधन कौन से हो सकते हैं? अभी हमने आपको बताया यहाँ पर वैधता प्राप्ति के साधन
वंशज, जनमत, संचार के साधन और राष्ट्रीयवाद, ये सब क्या है? ये सब वैधता प्राप्ति के साधन है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे और एमसीक्यू थे। बाकी के क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। आप लोग समय पर काम कीजिए, ये लेसन आपका पूरा होता है। थैंक यू क्लास।